हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट। और आज हमारा यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है और आज का हमारा टॉपिक है स्क्यूनेस। लेकिन स्क्यूनेस को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि यूनिट नंबर 3 में अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने पढ़ा था मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, या ज्योमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है। ये सब हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है। और सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने मीन को डिटेल में पढ़ा था कि मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने मीन को कैलकुलेट करना सीखा था 3 टाइप की सीरीज के लिए। इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैलकुलेट करना हमने वहां पर पढ़ा था। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज के मीन को हमने कैलकुलेट करना सीखा था और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के मीन को भी हमने कैलकुलेट करना सीखा था। मीन को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं और तीनों ही मेथड को हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन के तीनों मेथड को हमने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जहां पर हमने पढ़ा था मूवमेंट्स। और मूवमेंट्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। मूवमेंट्स अबाउट मीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से। उसके बाद मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू डैश आर से। और उसके बाद हमने पढ़ा था मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू आर से। तो ये हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। तो 3 टाइप के मूवमेंट्स हमने पढ़े थे और उनके ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। ध्यान रहे, जब हम मूवमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हमें मीन को भी कैलकुलेट करना होता है, इसलिए आपको मीन कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हमने जो मूवमेंट पढ़े थे म्यू आर, म्यू डैश आर और न्यू आर, लेक्चर नंबर 3 में हमने इनके बीच में रिलेशन पढ़ी थी और उस रिलेशन के ऊपर बेस्ड, जो रिलेशन थी इनके बीच में, उनके ऊपर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने लेक्चर नंबर 3 में। तो इतना अभी तक हम पढ़ चुके हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है ये कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो आपको आना चाहिए, तभी आपको आगे के जो टॉपिक हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे आज का ही जो हमारा टॉपिक है स्क्यूनेस, तो अगर आप चाहते हैं कि स्क्यूनेस आपको अच्छे से समझ में आए तो इससे पहले जो भी हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो अब तक पढ़ा है उसका यूज आज भी होगा और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें तो बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर जो हमने अब तक पढ़ा है उन सब का यूज आ जाएगा। तो ध्यान रहे, आपको यूनिट नंबर 3 को स्टार्टिंग से पढ़ना है और सभी चीजों को समझते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज स्क्यूनेस, है ना। स्क्यूनेस, देखिए डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए क्या है। स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लैक ऑफ सिमेट्री इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो लैक ऑफ सिमेट्री होती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं। तो पहले सिमेट्री का मतलब समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का है, फ्रीक्वेंसी का है। तो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कब होगा और अनसिमेट्रिकल कब होगा, ये पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये हम प्रीवियस 3 लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा। देखो, ये जो यहां पर आपको डायग्राम ग्राफ दिखाई दे रहा है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का है। देखिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हम इसको कह रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये जो ग्राफ है ये वाई के जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में है, यानी कि जैसा इसके लेफ्ट में है वैसा ही इसके राइट में भी है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं वाई एक्सिस के अबाउट दोनों साइड में क्या है, सेम है, यानी कि दोनों साइड में इक्वल एरिया है ग्राफ के नीचे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी का वो सिमेट्रिकल होता है तो उस समय पर मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल होते हैं। देखिए, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, ये हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी हैं और इनको आप वैसे भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि मीन,
मीडियन, मॉड आप क्लास 10th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके बाद आपने इसको 11th में भी पढ़ा है। तो मीन, मीडियन और मॉड तीनों की तीनों सेंट्रल टेंडेंसी है। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा तो इन तीनों की वैल्यू इक्वल आएगी। बात समझ में आ रही? यानी कि यहां पर मीन, मीडियन और मॉड तीनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए मीन, जनरली मीन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन ME और मॉड MO, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है मीन को, मीडियन को, मॉड को। और इस केस में तीनों के तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अगर हमारा फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है और ये तीनों इक्वल है, अब सिमेट्रिकल है तो ये तीनों इक्वल होंगे। तो अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, इफ मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड, अगर ये तीनों बराबर हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देन देयर इज नो स्क्यूनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगी। यानी कि यहां से एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि अगर फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो वहां पर स्क्यूनेस 0 होगी, स्क्यूनेस नहीं होगी। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्यूनेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्क्यूनेस का देखो मीनिंग क्या है? स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री। लैक, यहां पर वर्ड पे ध्यान दीजिए, लैक ऑफ सिमेट्री। लेकिन यहां पर तो सिमेट्री है, यहां पर तो लैक ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर स्क्यूनेस क्या होगी? 0 होगी। अब चलते हैं हम अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। अनसिमेट्रिकल, देखिए अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अनसिमेट्रिकल में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी का वो सिमेट्रिकल नहीं है ना, सिमेट्रिकल नहीं है। जैसा कि आप इन दोनों ग्राफ में देख सकते हैं। देखो लास्ट वाले ग्राफ में क्या था? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो राइट साइड में देखो, इस वाले ग्राफ में क्या है? राइट साइड का एरिया ज्यादा है, लेफ्ट साइड का कम है। यहां पर लेफ्ट साइड का ज्यादा है और राइट साइड का कम है। इसका मतलब ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है। तो कैसा ग्राफ है? अनसिमेट्रिकल है। यानी कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है फ्रीक्वेंसी का? अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि यहां पर सिमेट्री नहीं है, लैक ऑफ सिमेट्री है। क्या है यहां पर? लैक ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है लैक ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब यहां पर स्क्यूनेस आएगी, यहां पर भी स्क्यूनेस आएगी और यहां पर भी स्क्यूनेस आएगी। क्यों? क्योंकि स्क्यूनेस का मतलब क्या है? लैक ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर हमारे पास लैक ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है कि यहां पर सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब लैक ऑफ सिमेट्री है। चलिए अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए। देखिए यहां पर राइट साइड का एरिया ज्यादा है। यानी कि अगर आप देखें इस ग्राफ की जो टेल है, इस ग्राफ की जो टेल है राइट साइड में ज्यादा है और इस ग्राफ की टेल लेफ्ट साइड में ज्यादा है वाई एक्सिस के कंपैरिजन में, है ना। तो यहां पर आप कह सकते हैं टेल एट राइट। तो यहां पर क्या है? टेल एट राइट। और यहां पर क्या है? टेल एट लेफ्ट। टेल एट लेफ्ट, क्योंकि यहां पर लेफ्ट वाला पार्ट ज्यादा है, मतलब यहां पर ग्राफ का लेफ्ट में जो है वो पार्ट ज्यादा है और यहां पर राइट में ज्यादा है। यानी कि ये एरिया बड़ा है और यहां पर ये एरिया बड़ा है। अब जरा ध्यान से समझिए ना, पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जहां पर राइट साइड का एरिया ज्यादा होगा उसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आप इस तरह से भी इसको ध्यान रख सकते हैं कि यहां पर देखो, ये अगर आप देखें वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहां पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में एरिया ज्यादा है, इसलिए ये क्या है? पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में एरिया ज्यादा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि एक्स निगेटिव भी होता है ना। तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में जब एरिया ज्यादा आएगा, यानी कि ग्राफ का पार्ट जब सेकंड क्वाड्रेंट में ज्यादा होगा तो वो होगा निगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर वो ये है कि अगर पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहां पर मीन की वैल्यू मॉड से ज्यादा आएगी, और अगर निगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीन की वैल्यू कम होगी और मॉड की वैल्यू ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन और मॉड बराबर होंगे। तो ये तो बात हुई सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मेरे ख्याल से अब आपको स्क्यूनेस समझ में आ गई होगी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी स्क्यूनेस है और इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी स्क्यूनेस है। अब अगर इन दोनों ग्राफ के अंदर स्क्यूनेस है तो अब इस स्क्यूनेस को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ये हमें पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस
स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड है। तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस, तो ध्यान दीजिएगा दो मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड है कर्ल पियर्सन मेथड, जो कि कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट के ऊपर ही कुछ बेस्ड है। कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, है ना। और सेकंड है मेथड ऑफ मोमेंट्स। अगर मैं इन दोनों मेथड में से बात करूं कि इंपॉर्टेंट कौन सा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए ये जो मेथड ऑफ मोमेंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान दें। दोनों मेथड में मेथड ऑफ मूवमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ मूवमेंट्स, देखिए मेथड ऑफ मूवमेंट्स इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूवमेंट्स हमारे सिलेबस का पार्ट है और मूवमेंट्स को हम डिटेल में लेक्चर नंबर 2 के अंदर और लेक्चर नंबर 3 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इसलिए मेथड ऑफ मूवमेंट यानी कि ये वाला जो मेथड है स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने का, ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये भी देखिए कर्ल पियर्सन मेथड, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि यहां से नहीं आ सकता, यहां से भी पूछा जा सकता है। तो हम इस मेथड को पढ़ेंगे पहले और उसके बाद इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर मिक्स क्वेश्चन होंगे। वहां पर आप देखेंगे मेथड ऑफ मूवमेंट्स भी अप्लाई होगा, मूवमेंट्स भी वहां पर हम कैलकुलेट करेंगे और जो रिलेशन होती है मूवमेंट्स के बीच में उसका भी यूज करेंगे। तो इसलिए ध्यान रहे लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 4 को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे के लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे, यानी कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो यहां पर जो हम स्क्यूनेस को मेजर करेंगे उसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ल पियर्सन मेथड की ना। पहला मेथड हमारा क्या है? कर्ल पियर्सन मेथड। तो कर्ल पियर्सन मेथड से जब आप स्क्यूनेस को कैलकुलेट करते हैं तो उस स्क्यूनेस को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस मेथड की हेल्प से स्क्यूनेस को फाइंड करते हैं तो उसको कहा जाता है कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस के और यहां पर नीचे क्या लगा देंगे आप? पी, एस के पी। तो ये हमारा होगा कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। याद रखें, जब आप कर्ल पियर्सन मेथड से स्क्यूनेस फाइंड करेंगे तो उस स्क्यूनेस को आप कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहेंगे, जिसको एसकेपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। देखिए फॉर्मूला क्या होगा? तो कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होगा मीन माइनस मॉड अपॉन में एसडी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के प्लेस पर एसडी के प्लेस पर, एसडी के प्लेस पर आप सिग्मा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर एसडी क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है ना। चलिए, तो ये पहला हमारा फॉर्मूला हो गया मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर देखिए क्वेश्चन में कभी, एक मिनट, यहां पर 3 टाइम्स ऑफ मीन, ये फॉर्मूला थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। चलिए पहले ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर तो मीन मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब देखो क्या होगा, कभी कभी मॉड की प्लेस पर आपको मीडियन दे देंगे। मतलब मान लीजिए आपके पास मॉड आपको गिवन नहीं है, मीडियन गिवन है क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे? ध्यान देना, देखो अब यहां पर ये जो रिलेशन लिखी हुई है मॉड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कई बार, है ना। मैंने स्टार्टिंग में भी ये रिलेशन आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको ये लिखवाया था मैंने रिलेशन को। अब जरा यहां पर ध्यान दें, अगर मैं यहां पर मॉड के प्लेस पर 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन को अगर मैं पुट कर दूं तो देखो क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर इसको सॉल्व करें तो ये मीन माइनस, अब जरा ध्यान दो, मॉड की जगह पर 3 टाइम्स ऑफ मीडियन आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मॉड के प्लेस पे इसको पुट कर रहे हैं, माइनस साइन है, और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन आ जाएगा। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ मीन ये है, 1 टाइम्स ऑफ मीन ये है, अपॉन में एसडी है, अपॉन में क्या है? एसडी। तो 3 टाइम्स तो हो जाएगा मीन और 3 टाइम्स ही हो जाएगा मीडियन, यानी कि यहां पर जो ये लिखा है ये मॉड नहीं है, ये मीडियन है। क्या ये मीडियन है? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ठीक है ना, इसको क्या कर लेंगे? मीडियन कर लेंगे, ये मीडियन है।
मीडियन। ठीक, चलिए तो ये देखिए ऐसा नहीं कि अलग अलग फॉर्मूले, सेम ही फॉर्मूला है, बस हमने क्या करा वहां पर मॉड की जगह पर 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड को क्या कर दिया, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एसडी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहां पर ध्यान रखना। एसडी क्या है, एसडी है यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिग्मा का सिंबल है ना, तो ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, यहां पर 2-3 ध्यान दीजिए क्या क्या है। देखिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो सीधी सी बात है, अगर कार्ल पियर्सन वैल्यू 0 कब आएगी, जब मीन इक्वल टू मॉड होगा, तभी तो बराबर आएगी, क्योंकि ये मीन से मेन क्या हो जाएगा, मीन से मॉड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर कार्ल पियर्सन की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब मीन क्या है, मॉड के इक्वल है। और जब मीन मॉड के इक्वल होता है तो याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो देखो ये तो आपको मालूम है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस नहीं होती है। तो जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस नहीं होती है तो इसका मतलब स्क्यूनेस क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन अब उसको उल्टा भी तो समझना है कि अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपने स्क्यूनेस को कैलकुलेट किया, अगर वो 0 आ गई तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। अब अगर आपकी स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 आ जाती है, देखिए स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या है, स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 आने का मतलब ये है कि मीन की वैल्यू मॉड से बड़ी है। मीन की वैल्यू क्या है, मॉड से बड़ी है, तभी ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि एसडी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, साइन इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मीन बड़ा है मॉड छोटा है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब अगर स्क्यूनेस आपका ग्रेटर देन 0 है तो मीन बड़ा होगा मॉड से, और अगर मीन बड़ा हो गया मॉड से तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉजिटिवली स्क्यू। देखिए मीन अगर मॉड से बड़ा हो गया तो पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और सिंपल सी बात है, थर्ड तो आपको समझ में आ ही जाएगा, अगर स्क्यूनेस लेस देन 0 है तो मीन छोटा होगा, मॉड बड़ा होगा और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा निगेटिवली स्क्यू। देखो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखना। चाहे हम कार्ल पियर्सन मेथड, देखिए स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, कार्ल पियर्सन मेथड और मेथड ऑफ मूवमेंट्स। लेकिन दोनों ही मेथड में अगर आपका स्क्यूनेस 0 आता है तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होगा। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉजिटिवली स्क्यू होगा, लेस देन 0 आता है तो नेगेटिवली स्क्यू होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए तो मेरे ख्याल से दोनों ये मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड का जो फॉर्मूले है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में भी हमने इसका यूज किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। और आपको मालूम है वेरिएंस किसके इक्वल होता है, मोमेंट्स के इक्वल होता है। वेरिएंस किसके इक्वल होता है, मोमेंट्स के। अब देखो अगर वेरिएंस मोमेंट के इक्वल हो गया, अब ये कौन सा मोमेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मोमेंट कौन सा है, म्यू2 आपका होता है मोमेंट्स अबाउट मीन। देखिए म्यू क्या था, मोमेंट्स अबाउट मीन, और यहां पर ये आपका सेकंड मोमेंट है, यानी कि यहां पर आर की वैल्यू 2 है। तो म्यू2 क्या है, मोमेंट अबाउट मीन, यानी कि सेंट्रल मोमेंट है। और जो मीन के अबाउट मोमेंट होता है उसको हम सेंट्रल मोमेंट कहते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल मोमेंट है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। आगे चल के हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के और भी तरीके सीखेंगे, लेकिन अभी आपको इस फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेना है। यहां पर रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू डैश आर मैंने यहां पर लिखा है, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर भी मैंने यहां पर लिखा है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ा था। इनको हमने रिलेशन को लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था, इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। यहां पर मैंने इनको इसलिए लिखा है क्योंकि आज भी 1-2 क्वेश्चन में हम इन रिलेशन का यूज करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कार्ल पियर्सन मेथड के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डाटा। देखिए आज जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स के तो हर लेक्चर में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में सभी क्वेश्चन वो है जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, फॉर ए मॉडरेटली स्क्यू डेटा।
तो अर्थमेटिक मीन इज 100। तो देखो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन आपको दे दिया, तो इसका मतलब आपको मीन की वैल्यू दे दी। किसकी वैल्यू गिवन है आपको? मीन की। पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि आपको क्या क्या डेटा गिवन है। देखिए गिवन डेटा, ध्यान दीजिएगा जरा, गिवन डेटा क्या क्या हमारे पास। तो सबसे पहले हमें मीन गिवन है, और आप जानते हैं मीन को हम, देखिए चाहे तो आप इसको मीन लिखिए या आप इसको एक्स बार भी लिख सकते हैं। तो मीन कितना है हमारे पास? मीन, या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स बार कितना है? 100 है। और क्या गिवन है? वेरिएंस गिवन है 35। वेरिएंस गिवन है कितना है? 35। अच्छा, और क्या गिवन है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट भी गिवन है, यानी कि आपको यहां पर एसकेपी गिवन है कितना? 0.2। 0.2। और हमें यहां पर मॉड और मीडियन को फाइंड करना है। मॉड और मीडियन को हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का, उस फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखेंगे तो मीन आता है, मॉड आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। यहां पर हमारे पास मीन है, क्या है? मीन तो है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है, वेरिएंस है, लेकिन वेरिएंस की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब यहां पर जरा ध्यान देना, तो अगर मैं यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ना, वी नो दैट, ये तो हमारे पास अब तक गिवन डेटा था। क्या था? गिवन डेटा। नाउ वी नो दैट जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 35। अंडर रूट ऑफ 35 है ना। अब इसको ऐसे रहने रूट 35। अब हम यहां पर अपना फॉर्मूला लगाते हैं नाउ बाय कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। तो यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मैं यहां पर लिख देता हूं कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, है ना। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर्मूला लिखते हैं, तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है हमारे पास? SKP इज इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान दीजिए, मीन माइनस मॉड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं वैल्यू को पुट करूं तो यहां पर हमारे पास मीन कितना है? ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर लिखता हूं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट इज इक्वल टू मीन माइनस मॉड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यू को पुट करें तो यहां पर एसकेपी की वैल्यू कितनी है? 0.2 इज इक्वल टू मीन कितना है? 100 माइनस मॉड और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन है अंडर रूट में 35। ये रूट 35 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास मॉड कितना आएगा? मॉड इज इक्वल टू 0.2 इंटू रूट 35, है ना, इंटू रूट 35। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब जरा ध्यान दो, देखो ये तो इसमें मल्टीप्लाई होगा और 100 में से, हाँ 100 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं 100 माइनस 0.2 इंटू अंडर रूट में 35। अब यहां से मॉड को कैलकुलेट कर ले, हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा? मॉड आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए मॉड कितना आएगा, देखिए। तो यहां से अब आप कैलकुलेटर की हेल्प से इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में ये वैल्यू आप इनपुट डालें और आपको कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए, तो कैलकुलेटर से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना है देखिए, ये आपके पास है 100 माइनस 0.2 इंटू अंडर रूट में 35, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 98.816। तो 98.816, तो ये हमारे पास आ गया मॉड। किसकी वैल्यू आ गई? मॉड की वैल्यू आ गई।
अब देखिए और क्या पूछा था हमसे, हमसे इसमें मॉड पूछा था और मीडियन पूछा था। तो मीडियन कैसे आएगा? अब मीडियन के लिए आपको ये रिलेशन लगानी होगी, मॉड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो मीडियन, देखिए फॉर्मूला क्या है, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। इस फॉर्मूले को लगाएंगे। मॉड हमारे पास आ चुका है, कितना है 98.816 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मीन कितना था? मीन हमारे पास था 100। तो यहां से आप मीडियन को, ये इधर आ जाएगा है ना, इसको इधर लेकर के आएंगे तो 200। तो यहां से जब आप मीडियन को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मीडियन कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो ये आपके पास है, इसमें आप 200 को और ऐड कर दीजिए, 200। देखो ये लेफ्ट में आएगा तो 200 इसमें ऐड हो जाएगा 98.816 में, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप किससे डिवाइड कर दें? 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा आंसर 99.61। 99.61 ये आपके पास मीडियन की वैल्यू आ गई। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट का फार्मूला लगाना है ना। देखो पहले आपको वेरिएंस दिया था तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यहां से मॉड आ जाएगा, फिर ये रिलेशन का यूज करेंगे और यहां से आपके पास मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी आसान, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर देखो क्या क्या गिवन है, आपको ध्यान दीजिएगा। गिवन डेटा पहले मैं लिख लेता हूं, गिवन डेटा है ना। गिवन डेटा देखिए क्या है, यहां पर आपको दिया था सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 300। आपको मालूम है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, कैपिटल N से नहीं। कैपिटल N से तो हम समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल n से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने गिवन है? 20। उसके बाद सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है 300 और देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स से, समेशन एक्स से। तो इसका मतलब यहां पर समेशन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को पढ़ के आएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो यहां पर समेशन एक्स की वैल्यू है 300 है ना। उसके बाद और क्या गिवन है हमें, जरा आगे ध्यान दें। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, किसके स्क्वायर का सम है? जो ऑब्जर्वेशन है उनके स्क्वायर का सम 5000 है। अब जरा ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन देखिए समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यानी कि आपको समेशन एक्स स्क्वायर भी गिवन है, समेशन एक्स स्क्वायर आपको गिवन है जिसकी वैल्यू है 5000। उसके बाद आपको मीडियन गिवन है 15, तो आपको यहां पर मीडियन भी दिया गया है 15। और कुछ डेटा गिवन है, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट आपको यहां पर फाइंड करना है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इतना डेटा हमें गिवन था, तो जो गिवन डेटा था उसको मैंने लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले देखो हमें कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना, मतलब हमें स्क्यूनेस निकालना है। तो हमें मीन भी चाहिए, हमें मीडियन भी चाहिए और हमें मॉड मीन चाहिए, देखिए मीन चाहिए, मॉड चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। 3 चीज हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास यहां पर मीडियन गिवन है तो हम मीडियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो हमारे पास 2 फॉर्मूले ना, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो मीडियन तो हमें पता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। तो सबसे पहले तो मीन को कैलकुलेट करते हैं। मीन ध्यान दीजिएगा, मीन कितना आएगा? देखिए वी नो दैट अब यहां पर ध्यान से देखें, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला, तो अगर मैं यहां पर बात करूं मीन की, तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमने पढ़ा था, मीन का पहला डायरेक्ट मेथड है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से मैं मीन निकाल दूंगा, मीन कितना आएगा? मीन को आप एक्स बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, तो यहां पर आंसर आपका आ जाएगा 15। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 15 वैल्यू आ गई मीन की, ठीक है ना।
तो मीन को आप चाहें तो एक्स बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से मुझे मीन मिल गया 15। आगे बढ़ते हैं, मीन आ गया, मीडियन हमें पता है, अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। और आप जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ μ2 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μ2। तो एक काम करते हैं, पहले μ2 को फाइंड करते हैं, है ना। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा ना, μ2 है ना, यहां पर हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, μ2 को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब ये μ2 कैलकुलेट होगा कैसे, देखिए μ2 के लिए हम जो हमारा बेसिक फार्मूला था μ2 का वो तो नहीं लगा सकते। क्या फार्मूला था, अगर आपको याद हो, μ2 का फार्मूला था हमारा समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ। लेकिन ये फार्मूला तो हम तब लगाते हैं जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, यहां पर गिवन नहीं है, तो ये फार्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बाकी डेटा भी हमें ऐसा गिवन नहीं है। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है, देखिए हमारे पास रिलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास μ2 इक्वल टू होता है μ2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये कहां से आया, ध्यान दीजिएगा, ये कहां से आया, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं ये कहां से आया। देखो वापस चलते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू आर और न्यू आर पे, है ना। यहां पर देखो μ2 इक्वल टू μ2 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर है, तो हम इस एक्स बार को अगर इधर ले आए तो μ2 इक्वल टू μ2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को हमने यहां पर यूज किया है। बात समझ में आ गई, इसी को हमने क्या किया, यहां पर यूज किया। तो ये μ2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या हुआ, जरा ध्यान दो, देखो यहां पर μ2 एक्चुअल में क्या ना, हमें समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है, हमें इसका यूज करना है, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर न्यू में आता है, μ2 में आता है। आप देखो इसका फॉर्मूला मैं यूज करूंगा यहां पर, तो μ2 इज इक्वल टू μ2 का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। μ2 का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस का एक्स बार का स्क्वायर। बस यहां पर हम अपनी वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, समेशन एक्स स्क्वायर की 5000 अपॉन में 20 माइनस एक्स बार कितना है, एक्स बार स्क्वायर मतलब मीन 15 का स्क्वायर। तो यहां पर ये 0 से 0 और ये 250 टाइम्स कट जाएगा, है ना। तो यहां पर ये 250 बचेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 225। देखिए कितना आएगा फाइनली, जरा ध्यान दें। तो ये हमारे पास आएगा 250 और ये आएगा 225। तो यहां से हमारे पास जो μ2 आ गया, μ2 वो आ गया 25। नाउ अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ μ2, और अगर हम वैल्यू को पुट करें तो अंडर रूट ऑफ 25 आ गया, और 25 का रूट आप जानते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 आएगा। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से कि हमें मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 5। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया, मीन हमारे पास आ गया, मीन हमारे पास आ गया, उसके बाद मीडियन हमें गिवन है। तो अब सीधे स्क्यूनेस का क्या कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। नाउ कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस SKP इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, तो जब आप वैल्यू को पुट करेंगे SKP इज इक्वल टू 3 टाइम्स, मीन कितना है, मीन 15 है और मीडियन भी 15 है। देखिए मीन 15 है, मीडियन भी 15 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो आंसर तो 0 ही आ गया। अब देखिए कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जब हमारे पास मीन और मीडियन इक्वल आ गए थे, देखो मीडियन हमें गिवन था, मीन हमने कैलकुलेट किया 15, फॉर्मूला हमें मालूम ही है, तो हम यहाँ पर सीधे अगर मीन और मीडियन की वैल्यू को पुट कर दें तो एचडी को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ बिल्कुल सही है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, है ना। मैंने एचडी को इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 0 आया है,
दोनों बराबर आ गए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि हमेशा ही बराबर आएगा। हाँ, अब एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखनी है, क्या लिखनी है, क्योंकि स्क्यूनेस 0 आ रही है तो आप यहां पर लिखेंगे हेंस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है? आप चाहे तो पूरा लिख दें, हेंस गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड पे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस मेथड का अगले लेक्चर में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ध्यान से समझिएगा, मेथड क्या है? मेथड ऑफ मूवमेंट्स। ये हमारा सेकंड मेथड है, मेथड ऑफ मूवमेंट्स। आज हम इस मेथड के सिंपल क्वेश्चन करेंगे जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी मेथड के ऊपर बेस्ड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेथड में आपको करना क्या है। देखिए, मेथड ऑफ मूवमेंट्स। इन दिस मेथड सेकंड एंड थर्ड सेंट्रल मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड। अब सेकंड एंड थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेकंड एंड थर्ड सेंट्रल मूवमेंट की यहां पर बात हो रही है। इसका मतलब यहां पर बात हो रही है μ2 एंड μ3 की। यही तो सेंट्रल मूवमेंट होते हैं। ये सेकंड सेंट्रल मूवमेंट है, ये थर्ड सेंट्रल मूवमेंट है। बात समझ में आ रही है? μ2 एंड μ3। तो इन दिस मेथड सेकंड एंड थर्ड सेंट्रल मूवमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज। तो इन दोनों का यूज होगा इस मेथड के अंदर। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। दिस मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज कॉल्ड द मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और इस मेथड से जो हम स्क्यूनेस को कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। देखिए, लास्ट वाले मेथड से जो स्क्यूनेस कैलकुलेट करते थे उसको कहते थे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और इस मेथड से जो स्क्यूनेस आप कैलकुलेट करेंगे उसको कहेंगे मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करेंगे SKM से, उसको रिप्रेजेंट करते थे SKP से। तो याद रखना, दोनों में अंतर है ना। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, SKM μ3 अपॉन अंडर रूट में μ2 का होल क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको एक चीज और ध्यान दीजिए, हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने कुछ कोफिशिएंट पढ़े थे, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर हम उन पे ध्यान दें, देखो वी नो दैट, तो वहां पर हमने 2 तरह के कोफिशिएंट पढ़े थे, बीटा कोफिशिएंट और गामा कोफिशिएंट। तो आपको याद होगा बीटा 1, वहां पर हमने बीटा 1 बीटा 2 पढ़े थे। तो बीटा 1 का फॉर्मूला होता है μ3 का स्क्वायर और μ2 का क्यूब। अगर हम इसका दोनों तरफ रूट ले लें तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट बीटा 1 इक्वल टू μ3 अपॉन अंडर रूट में, देखो यहां पर μ3 का स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला रूट से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि यहां पर μ2 का होल क्यूब है, तो इस पे लग जाएगा रूट। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम हो गई। इसका मतलब ये है कि जो हमारा SKM है उसको हम अंडर रूट ऑफ बीटा 1 भी लिख सकते हैं। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारा SKM है उसको हम अंडर रूट ऑफ बीटा 1 भी लिख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो अंडर रूट ऑफ बीटा 1 था हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो गामा 1 के इक्वल भी होता है। गामा 1 क्या है? गामा कोफिशिएंट है ना, गामा कोफिशिएंट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है इसको हम SKM से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम गामा 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, और इसको हम क्या कह सकते हैं? गामा 1। बात समझ में आ गई। अब इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज हम छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट 3 सेंट्रल मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन के पहले 3 सेंट्रल मूवमेंट आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको मैं लिख लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। गिवन डेटा क्या गिवन है आपको यहां पर गिवन है, एक तो μ1। देखिए फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट होता है μ1,
और μ1 की वैल्यू आपको दे रखी है 0। सेकंड सेंट्रल मोमेंट होता है μ2 और μ2 की वैल्यू आपको दे रखी है 15 और थर्ड सेंट्रल मोमेंट आपका होता है μ3 और μ3 की वैल्यू आपको दे रखी है -31 और आपसे पूछा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपसे पूछा है, तो यहां पर सीधे सीधे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आप क्या करें, फॉर्मूला लगा दीजिए ना। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है SKM इज इक्वल टू μ3 अपॉन अंडर रूट में μ2 का होल क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने यहां पर लिखा हुआ है। अब बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया आपके पास। तो μ3 कितना है -31 अपॉन में अंडर रूट μ2 कितना है 15 का क्यूब, 15 का क्यूब है ना, μ3 31। अब यहां पर इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें और आंसर को लिख दें। तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट हो गए, ध्यान दीजिएगा जरा। पहले तो आपको 15 का क्यूब है यहां पर, है ना, 15 का क्यूब, 15 का क्यूब जो भी आएगा उसका आपको रूट लेना पड़ेगा। चलिए, तो इसका रूट आ जाएगा 58, उसके बाद 31 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 31 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये हमारे पास आएगा। और देखिए साइन माइनस रहेगा, माइनस में 0.53, माइनस में 0.53, ये हमारा इसका फाइनल आंसर रहेगा, स्क्यूनेस रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्यूनेस कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो निगेटिव स्क्यूनेस का मतलब है कि ये निगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है, निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखो क्या दिया आपको, फर्स्ट 4 मोमेंट आपको दिए यहां पर, है ना। द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वैल्यू 5। अब इस बार सेंटर के अबाउट नहीं दिए, इस बार सेंट्रल मोमेंट नहीं है ना, इस बार क्या है 5 के अबाउट है। और देखिए यानी कि 5 यहां पर क्या आर्बिट्रेरी नंबर है, क्या है आर्बिट्रेरी नंबर, और आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट जो मूवमेंट होता है उनको हम म्यू डैश आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज, उनको कहा जाता है रॉ मूवमेंट्स। तो यहां पर सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूं, गिवन डेटा। देखिए गिवन डेटा क्या है, जरा ध्यान देंगे। फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको यहां पर आर्बिट्रेरी नंबर दिया, आर्बिट्रेरी नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। उसके बाद आपको फर्स्ट 4 मूवमेंट दे रखे हैं, इसका मतलब यहां पर आपको μ1 की वैल्यू गिवन है, μ1 डैश, μ2 डैश की वैल्यू गिवन है, μ3 डैश की वैल्यू गिवन है और μ4 डैश की वैल्यू आपको गिवन है। ये वैल्यूज आपको गिवन है। μ1 डैश पहली वैल्यू कितनी है 2, तो μ1 डैश की वैल्यू 2, उसके बाद 20, μ2 डैश की वैल्यू हो गई 40 एंड 50। ये वैल्यूज आपको गिवन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो हमसे इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है उसमें μ1 डैश, μ2 डैश या μ3 डैश नहीं आता, उसमें तो μ2 और μ3 आता है। यानी कि हमें क्या चाहिए, μ2 और μ3 चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए यूज करेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड म्यू डैश आर, म्यू आर एंड म्यू डैश आर रिलेशन का यूज होगा। तो देखो अब मुझे यहां पर μ2 कैलकुलेट करना है, तो ध्यान दें, वी नो दैट, अब यहां पर जरा ध्यान दो, मुझे μ2 चाहिए। क्यों चाहिए μ2, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें μ2 आता है और μ3 आता है, तो हमें μ2 और μ3 चाहिए। तो यहां पर रिलेशन का यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा μ2 इज इक्वल टू, अब देखो ये मैंने आपको जो रिलेशन है उनको याद करने का तरीका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो देखिए μ2 का फॉर्मूला क्या होता है, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है μ2 का। देखो बहुत सिंपल होता है, μ2 डैश माइनस μ1 डैश, और इसमें μ1 डैश एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये μ1 डैश स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू को पुट करें,
तो म्यू टू डैश कितना है, म्यू टू डैश है 20 माइनस म्यू वन डैश कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि 20 माइनस 4 16 आएगा। तो यहां से मेरे पास म्यू टू की वैल्यू आ जाएगी 16, कितनी आ जाएगी 16 वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं, और क्या चाहिए, म्यू थ्री चाहिए। तो अब हम यहां पर म्यू थ्री का फॉर्मूला लगाएंगे। म्यू थ्री, देखिए म्यू थ्री का फॉर्मूला होता है म्यू थ्री डैश माइनस म्यू टू डैश प्लस म्यू वन डैश, है ना। अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में तो कुछ नहीं करते, सेकंड वाले में हम म्यू वन डैश से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू वन डैश, तो यहां पर म्यू वन डैश और आ जाएगा। इसमें म्यू वन डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एक मिनट देखो, ये म्यू वन डैश, हाँ यहां पर हम क्या करेंगे, म्यू वन डैश से मल्टीप्लाई करेंगे म्यू वन डैश, और यहां भी करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी वो क्यूब बनेगा क्योंकि यहां स्क्वायर से करेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा, और यहां पर आएगा 3 और यहां पर आएगा 2, तो ये हमारी रिलेशन होगी। अब इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं ना। इनको याद करने का तरीका मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, है ना। चलिए, तो यहां पर म्यू थ्री डैश कितना है, म्यू थ्री डैश है 40 माइनस 3, म्यू टू डैश कितना है 20, म्यू वन डैश कितना है 2 प्लस 2 इंटू म्यू वन डैश 2 की पावर 3। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए कितनी वैल्यू आएगी, ध्यान दे जरा। चलिए, तो म्यू थ्री, देखिए म्यू थ्री कितना आएगा, तो म्यू थ्री इज इक्वल टू 40 माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 120 आएगा, 120। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 8 टू जा 16, 16 आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये 56 माइनस 120 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव में आएगा माइनस का 64, तो म्यू थ्री आ गया हमारा माइनस का 64। अब यहां पर हम सीधे सीधे स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना आएगा, SKM इज इक्वल टू म्यू थ्री अपॉन अंडर रूट में म्यू टू का होल क्यूब। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो ये माइनस का 64 ऊपर आएगा, अंडर रूट में म्यू टू कितना है 16, 16 का क्यूब। तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो ऊपर माइनस का 64 आएगा, और ये देखो 16 क्यूब, एक 16 बाहर आ जाएगा, 16 बचेगा, उसका 4 बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा 16 इंटू 4 यानी कि 1 बचेगा। तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो SKM की वैल्यू आएगी माइनस में 1। इसका मतलब अगेन निगेटिवली स्क्यू आंसर आएगा। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, निगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर है निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थे हमारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब अगले लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर आपको सीरीज गिवन होगी, जैसे इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, और उस सीरीज के लिए हमें क्या करना है। देखो यहां पर तो आपको डायरेक्ट गिवन है, यहां पर आपको मूवमेंट डायरेक्ट गिवन है, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जहां पर मूवमेंट डायरेक्ट गिवन नहीं होगा, पहले मूवमेंट को निकालेंगे उसके बाद स्क्यूनेस निकालेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगले लेक्चर में कुछ नया आएगा, हाँ अगले लेक्चर में नया आएगा कुर्टोसिस। पहले हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कुर्टोसिस, और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुर्टोसिस को पढ़ने के बाद फिर हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर हमें मीन भी कैलकुलेट करना होगा, मूवमेंट भी कैलकुलेट करना होगा, स्क्यूनेस भी कैलकुलेट करनी होगी, और कुर्टोसिस भी कैलकुलेट करना होगा। तो अगले लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वहां पर काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर अभी तक जो हमने पढ़ा है उन सारे कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो इसलिए आप लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 4 को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर कुछ छोटे छोटे से मैंने आपको क्वेश्चन दिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन डिफाइन स्क्यूनेस, और यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है,
एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए ये डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं स्टार्टिंग में दोनों की डेफिनेशन आपको समझा चुका हूं। उसके बाद जैसे क्वेश्चन मैंने कराए कुछ वैसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, दो लाइन के क्वेश्चन है, सब फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चन को अभी आप प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुर्टोसिस और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें लगभग सभी कॉन्सेप्ट का यूज हो जाएगा जो हमने अब तक पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।